औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी इस वीडियो में अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का लास्ट वाला चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स बेसिकली होता क्या है, इसके मतलब हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद इसके टॉपिक्स की तरफ हम रुजू करेंगे, टॉपिक्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स बेसिकली कहते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, कि ये जो फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं, या ये जो ब्रांच है वो डील करती है किसके साथ, रिलेशनशिप एंड कन्वर्जेशन। ठीक है, रिलेशनशिप भी हो सकता है और कन्वर्जन भी हो सकती है उनकी, किसकी, हीट की एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हीट भी बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी हीट और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के साथ इनका जो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक है, रिलेशन है, ठीक है, उसको और इनका एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होना, ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं जिस ब्रांच के अंदर, उस ब्रांच को हम कहते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो मैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की जो डेफिनेशन है वो लिखता हूँ। ठीक है, डेफिनेशन में क्या कहते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स The branch of physics, the branch of physics which deals with the study of relationship एंड कन्वर्जन। रिलेशनशिप भी इसका आ सकता है और इनकी आपस में कन्वर्जन भी हो सकती है, इन कन्वर्जन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास डेफिनेशन आती है थर्मोडायनामिक्स की, कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप एंड कन्वर्जन बिटवीन, किसके दरमियान, हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हीट के दरमियान और एनर्जी की जो दूसरी टाइप्स हैं, जो दूसरी फॉर्म्स हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, केमिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी एंड सो ऑन एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी जो एनर्जी की टाइप्स हैं, एनर्जी की जो फॉर्म्स हैं, इनके दरमियान रिलेशन और इनका एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होना, इस सारी की जो स्टडी है, वो सारी की सारी स्टडी हम करते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में। ठीक है, फिर कहते हैं एन एग्जांपल ऑफ सच ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हीट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कहते हैं अगर मिसाल देना चाहें, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, हीट प्रोवाइड करके, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी हम हासिल करते हैं। ठीक है, हीट प्रोवाइड करने से मैकेनिकल एनर्जी, जैसा कि आप देखिए, मिसाल देना चाहूँ सिंपल, कि जो आपके पास रेलवे इंजन्स होते हैं, ठीक है, पहले जो होते थे उनमें कोयला जलाकर रेलवे इंजन्स को चलाया जाता था। ठीक है, यानी कोयला जलाने से क्या होता था कि उसको हीट पर मिलती थी, हीट के मिलने से ट्रेन जो होती थी वो चलती थी, इंजन जो स्टार्ट रहता था। ठीक है, हीट इंजन जिसको कहते हैं। ठीक है, और जो हीट इंजन चलता तो हीट की वजह से है, लेकिन उसकी जो वर्किंग स्टूडेंट्स आती है, वो वर्किंग सारी की सारी कौन सी होती है, वो वर्किंग मैकेनिकल वर्किंग होती है। ठीक है, ये मिसाल हो गई कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, फिर आप कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जैसा कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जितनी भी हैं सारी की सारी मोस्टली क्या करती हैं कि उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रोवाइड होने के बाद वो जो वर्किंग करती हैं, वो आपके पास जो वर्किंग आती है वो मैकेनिकल वर्किंग होती है। लाइक वॉशिंग मशीन है, आपके घरों में जो फैंस आ रहे हैं, ठीक है, ये मैकेनिकल वर्किंग ही है, इनको मिलती
जो वो स्टार्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लेकिन आफ्टर इग्निशन, ठीक है, स्टार्ट होने के बाद उनकी जो वर्किंग आ रही है स्टूडेंट, वो वर्किंग सारी की सारी कौन सी है, वो मैकेनिकल वर्किंग है। ठीक है, ये एग्जांपल आप इस तरह भी आप लिख सकते हैं। फिर कहते हैं रोल ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इट प्ले अ सेंट्रल रोल इन टेक्नोलॉजी, ऑल द रॉ एनर्जी अवेलेबल फॉर आवर यूज इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है, ठीक है, कि जितनी भी एनर्जी अवेलेबल होती है, ठीक है, वो एज अ हीट आपके पास आती है। यानी अगर देखें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद आप मैकेनिकल वर्क करवा रहे हैं, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी हासिल कर रहे हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी हासिल होने के बाद भी क्या होता है कि आपको हीट मिल रही होती है। जैसा कि ये मैंने फैन की बात की थी, वॉशिंग मशीन या मोटर्स की बात की थी, मोटरों की, तो आप देखें जितनी देर अगर वो ज़्यादा देर चलेंगी तो वो गर्म होना स्टार्ट हो जाती है, और गर्म होने से हमें क्या मिलता रहता है, हमें हीट मैसर होती है, हमें हीट मिलती रहती है। यानी कि हीट का ताल्लुक जो है वो तकरीबन हर फॉर्म में मौजूद होता है, हर एनर्जी की फॉर्म में हीट का ताल्लुक पाया जाता है। ठीक है, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर का कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं रिलेशन को, कन्वर्जन को हीट के साथ, और हीट की जो हीट के साथ एनर्जी की जो बाकी इकसाम है उनके साथ। ठीक है, फिर हमने एग्जांपल पढ़ी कि कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड सो ऑन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल आप इसके मतलब दे सकते हैं। फिर कहते हैं कि अगर रोल देखें हीट का जो रोल है, या इस थर्मोडायनामिक्स का जो रोल है, वो टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी हर फॉर्म में एनर्जी की फॉर्म में देखेंगे कि आपको हीट मैसर होती है, आपको हीट मिलती रहती है। तो ये था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। फिर जो आज का टॉपिक है बेसिक, ठीक है, वो हमारे पास टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, जो टॉपिक अभी हमने स्टडी करना है वो टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, के गैसेस की जो काइनेटिक थ्योरी है वो क्या है, कैसे डील करती है, उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन था ये हमारे पास। टू चैप्टर आगे जो आपके पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसको स्टडी करते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस टुडे कहते हैं द बिहेवियर ऑफ गैसेस इज वेल डिस्क्राइब्ड बाय काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी के जरिए आप गैसेस का जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गैसेस की वर्किंग क्या होती है, क्या वो उनके रोल्स होते हैं, सारे के सारे आप इस थ्योरी के मुताबिक, जो कि नाम है काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक, आप उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, वेल डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। कहते इट रिलेट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, काइनेटिक बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ गैसेस इज वेल डिफाइंड, द बिहेवियर ऑफ गैसेस बाय काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी की मदद से जो गैसेस का बिहेवियर है वो बहुत अच्छा डिफाइन किया जाता है, वेल डिफाइंड बाय द काइनेटिक थ्योरी। इट रिलेट्स मैक्रोस्कोपिक, इट रिलेट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैक्रो कहते हैं बड़ी प्रॉपर्टी, छोटी माइक्रो हो तो वो छोटी होती हैं। इट रिलेट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी आ रही है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। ठीक है, फिर कहते हैं अब गैसेस टू माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, गैसेस, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस टू माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज दैट इज काइनेटिक एनर्जी एटसेट्रा, काइनेटिक एनर्जी ईटीसी। ठीक है, फिर कहते हैं इट प्रोवाइड अ मैथमेटिकल मॉडल टू स्टडी, इट प्रोवाइड्स a mathematical
मैथमेटिकल मॉडल टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ गैसेस, टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ गैसेस, टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ गैसेस। ठीक है, कहते हैं कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, इसकी मदद से जो गैसेस का बिहेवियर है वो वेल डिफाइंड हो सकता है, इसी तरह से उसको बयान किया जाता है। कहते हैं कि इसका जो रिलेशन है, इट रिलेट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक में आती है, प्रेशर आता है, टेम्परेचर आता है और वॉल्यूम आता है। ठीक है, ऑफ गैसेस टू माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, माइक्रोस्कोपिक में आता है काइनेटिक एनर्जी। फिर कहते हैं ये जो काइनेटिक थ्योरी है हमें एक मैथमेटिकल फॉर्म देती है। ठीक है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से हम बिहेवियर ऑफ गैसेस को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। फिर इसके जो पार्सुलेट थे, ठीक है, पार्सुलेट में बताया जा रहा है क्या क्या पार्सुलेट दिए गए इसके, उसको भी देख लेते हैं हम। पार्सुलेट्स, पार्सुलेट में नंबर 1 में कहते हैं अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि इनफाइनाइट नहीं बल्कि फाइनाइट, ठीक है, जिसका हमें इल्म हो उसको हम कहते हैं फाइनाइट, यानी हमारी मौजूदगी में हमारे इल्म में हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं फाइनाइट। अगर जो अननोन वैल्यू हो उसको हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट, कोई एक महदूद चीज़ नहीं है बल्कि लामहदूद है। लेकिन जब हम फाइनाइट की बात करते हैं तो एक महदूद चीज़ को कह सकते हैं। कहते हैं कि अगर आपके पास एक गैस है, उसका महदूद वॉल्यूम है, तो उस महदूद वॉल्यूम के अंदर भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कह सकते हैं अफाइनाइट वॉल्यूम ऑफ अफाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ large number of molecules। ठीक है, कहते हैं कि अगर आपके पास एक महदूद तादाद में गैस है, ठीक है, महदूद वॉल्यूम में गैस है, तो उस महदूद वॉल्यूम में भी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये एक पहले इसकी प्रॉपर्टीज या इसका पास्टुलेट था। फिर कहते हैं द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल। कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है, इतना स्मॉल कि उन दोनों के दो अगर पार्टिकल की बात कर लें, दो मॉलिक्यूल्स की बात कर लें, दो मॉलिक्यूल के दरमियान उतना डिस्टेंस नहीं होता, इतना डिस्टेंस भी नहीं होता जितना उनका साइज कम होता है। ठीक है, उनके डिस्टेंस से भी कम साइज होता है इन मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स हैं, मिसाल के तौर पर दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, देखिए इनका डिस्टेंस तो आ रहा है ये वाला, इनका डिस्टेंस ये आ रहा है। थोड़ा सा मैं बड़ा करके अगर समझाना चाहूँ, आपके पास एक मॉलिक्यूल ये है सपोज और एक मॉलिक्यूल ये है, लेकिन जब इनके डिस्टेंस की बात करते हैं तो इनका डिस्टेंस ये आपके पास आ रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का साइज कम है लेकिन उनके दरमियान जो डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस का साइज ज़्यादा होता है। ठीक है, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मच स्मॉलर, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, the size of molecules is much smaller than the distance between them। कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उन डिस्टेंस से भी कम साइज के जो है वो मॉलिक्यूल्स खुद होते हैं। फिर कहते हैं द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन एंड मे चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन आफ्टर वेरी कोलिजन। ठीक है, कहते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो रैंडम होती है, एक खास तरतीब के साथ वो ट्रेवल नहीं करते बल्कि वो रैंडम मोशन में हरकत करते हैं, कभी इधर कभी उधर। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में गैस पड़ी हुई है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को,
ठीक है, ऐसे इनकी डायरेक्शन आती है, रैंडम डायरेक्शन में वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि हर कोलिजन के बाद, और ऐसा भी पॉसिबल है कि हर कोलिजन के बाद वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लें, ठीक है। दे कैन चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन आफ्टर एवरी कोलिजन, कि हर कोलिजन के बाद वो अपनी डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये उनकी जो मोशन है वो तो रैंडम है, तरतीब के साथ है ही नहीं, ठीक है, स्टेशनरी नहीं है, लीनियर नहीं है, बल्कि रैंडम है। तो रैंडम होने के बावजूद फिर अगर वो किसी चीज़ के साथ टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो कोलिजन के बाद दोबारा अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कहते हैं द साइज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, the direction of motion of molecules is random, ठीक है। उनकी जो मोशन है वो रैंडम होती है, एक तरतीब, एक खास तरतीब के साथ ही बल्कि बेतरतीब अंदाज में वो ट्रेवल करते हैं। फिर कहते हैं collisions between gas molecules themselves and with walls of container are assumed to be perfectly elastic, ठीक है। जो collisions होती हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की आपस में या मॉलिक्यूल्स की कंटेनर की दीवार के साथ, वॉल के साथ, वो परफेक्टली इलास्टिक होती है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन्स होती हैं। कैसी इलास्टिक होती है वो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 5 के अंदर, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन सारा कुछ, ठीक है। अब इधर मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको प्रॉपर्टीज के अंदर, कहती है द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स with themselves and the wall of container and with the wall of container is perfectly elastic, ठीक है। कहते हैं कि जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, कि कंटेनर के अंदर गैस है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, या कंटेनर की वॉल के दरमियान, वॉल की दीवार के साथ टकराते हैं, ठीक है, उनकी जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। सेकंड लास्ट वन जो प्रॉपर्टी है, कहते हैं मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट नो फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग अ कोलिजन, ठीक है। कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते, जब एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करते, ठीक है, बस मूव भी कर रहे हो तो उस वक्त कोई फोर्स नहीं लगाते, लेकिन एट द टाइम ऑफ कोलिजन, ठीक है, दे एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर, लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। अदरवाइज टकराने से पहले वो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते, ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं ना फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं, ठीक है। कहते हैं द मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट नो फोर्स, मॉलिक्यूल्स exert no force on each other except they collide with each other, ठीक है। जब तक वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे नहीं, वो एक दूसरे के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाते, ये बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट ये था आपके पास बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम था हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, और उसके बाद एक टॉपिक था, पहला टॉपिक इस चैप्टर का जो कि था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमने पढ़ा कि ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने का। आगे उसकी हमने पास्टुलेट पढ़े। पास्टुलेट नंबर 1 में क्या गया, कहते हैं कि अगर आपके पास महदूद
वालियों में गैस है तो महदूद वालियों में जो गैस है वो भी जो उसके जो मालिक्यूल्स हैं वो भी बहुत लार्ज होंगे, बहुत लार्ज नंबर ऑफ मालिक्यूल्स होंगे उसके में भी। फिर सेकंड वन हमने पढ़ा कि ये कहते हैं कि साइज ऑफ जो मालिक्यूल होता है, ठीक है, जो मालिक्यूल्स हैं उनका जो साइज होता है डिस्टेंस बिटवीन टू मालिक्यूल्स उससे भी कम होता है, ठीक है। द साइज ऑफ मालिक्यूल्स इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस से भी कम साइज के मालिक्यूल्स खुद होते हैं, ठीक है। थर्ड वन पढ़ी, कहते हैं द मोशन जो होती है गैस मालिक्यूल्स की वो क्या होती है, रैंडम होती है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, हर कोलिजन के बाद अपनी डायरेक्शन को दोबारा से चेंज भी करने की सलाहियत रखते हैं या कर सकते हैं। फोर्थ वन पढ़ी, कहते हैं कि जो कोलिजन होती है बिटवीन मालिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है, मालिक्यूल के दरमियान या कंटेनर की दीवार के साथ वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। और लास्ट वन जो हमने पढ़ी, कहती है मालिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते। कब तक नहीं लगाते, जब वो तक एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करते, टकराते नहीं। अगर वो एक दूसरे के साथ टकरा नहीं रहे तो वो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स भी नहीं लगा रहे, और फोर्स तब ही लगाते हैं जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास टॉपिक, आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं हम अपने अगले टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।